किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बताएंगे आपको कि किस तरह से अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं केला लिली की खेती को अपनाकर। कृषि स्टार्टअप्स के बारे में आपको जागरूक करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे सरकारी योजनाओं के बारे में भी। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए हम क्या कुछ आप तक पहुंचाने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि कृषि जगत में बहुत हलचलें हो रही हैं। जी हां, उसी की जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो बता दें आपको कि हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कुछ खास था उसमें, किस उद्देश्य से उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं सैमुअल प्रवीण कुमार जी, जो संयुक्त सचिव हैं कृषि विस्तार में। सर, ये बताइए कि आज का जो यहाँ पे मेला है, तो वो किसान भाइयों किस तरीके से लाभान्वित किए जाने के लिए ये रखा गया है? इस सम्मेलन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 12वीं किस्त जो पीएम किसान की है वो हस्तांतरण किया गया है। साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किए हैं। उद्घाटन के तहत हमने 300 अग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 300 स्टॉल्स सेटअप हुए हैं, जो नए नए तकनीकी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे 300 स्टार्टअप को हमने चुनकर उनको प्रदर्शनी करने का मौका दिया है। और सबसे बढ़िया जो अग्री स्टार्टअप्स हैं, उनमें से 300 में से 20-22 स्टार्टअप्स का एक थीम पेविलियन भी बनाया है, जहां से माननीय प्रधानमंत्री गुजरते हुए मेन जो स्टेज है वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने किसान भाइयों का संबोधन किया। लगभग 16,000 किसान भाई विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हुए थे और साथ साथ 1500 स्टार्टअप्स भी यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें से 300 स्टार्टअप्स ने कॉन्क्लेव के दौरान एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई। और ये एग्जीबिशन 3 दिवसीय एग्जीबिशन रहेगा और आज किसान भाइयों के लिए एग्जीबिशन खुल गया है और अभी किसान भाई एग्जीबिशन देख रहे हैं। कल और परसों बाकी जो मंत्रालय के जो अधिकारी हैं और बाकी राज्यों से जो आएंगे और खासकर कृषि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए भी प्रदर्शन खुला रहेगा। आप किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों का ये संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में जो स्टार्टअप्स का जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रहेगा, उससे किसान भाइयों को कैसे मदद मिलेगा वो हम दर्शाना चाह रहे थे इस सम्मेलन के दौरान। और ये हम चाह रहे हैं कि हर साल इस तरह का सम्मेलन हम आयोजित करें, ताकि किसानों को नए तकनीकों की जानकारी मिले और उससे उनका आय में बढ़ोतरी हो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। किसानों की आय में किस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है, इसके लिए ये सम्मेलन रखा गया है। किसान भाइयों बहनों, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है सेगमेंट विज्ञान और किसान पर नजर डालने का। तो फिर आइए दिखाते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट। हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, इसी उद्देश्य के साथ कार्य किए जा रहे हैं। हमारे किसानों को अपनी खेती की प्रणाली में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। बता दें आपको, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे फूल की खेती के बारे में जिसकी खेती अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये फूल है केला लिली। जी हाँ, किस तरह से आप इसकी खेती को अपनाएं, किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाएं, आइए बताते हैं आपको। केला लिली बेहद खूबसूरत और गमलों में उगाया जाने वाला फूल है। अभी हमारे देश में इसकी बहुत कम खेती होती है।
आंध्र प्रदेश, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी व्यावसायिक खेती हो रही है, लेकिन जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि जल्द ही दूसरे राज्यों में भी इसकी खेती शुरू हो जाएगी। इसे पॉली हाउस में 3 चरणों में उगाया जाता है। पहले नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी से तैयार पौध की रोपाई करेंगे। रोपाई के 9 महीने बाद कंद प्राप्त होंगे और फिर कंदों को गमलों में लगाकर फूल तैयार किए जाएंगे। केला लिली के बीजों को अंकुरित होने में ज्यादा समय लगता है और इसकी अंकुरण दर भी कम है, इसलिए ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर विधि से उगाना बेहतर माना जाता है। ऊतक संवर्धन विधि से फूलों की जीवन अवधि लंबी होती है और एक ही तरह के फूल हासिल होते हैं। केला लिली को पॉली हाउस के अंदर आधुनिक ट्रे में लगाते हैं। ट्रे में सबसे पहले कोकोपिट, भूसा, केचुआ खाद और कोयले की राख से तैयार मिट्टी रखते हैं। इस मिश्रण को मीडिया भी कहते हैं। 10 किलो मिश्रण में 2.5 किलो कोकोपिट, 2.5 किलो भूसा, 2.5 किलो केचुआ खाद और 5 किलो कोयले की राख होती है। पौधे को इस मिश्रण में 9 माह तक विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन पौधों का रोपण फूल के लिए नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाले कंद प्राप्त करने के लिए किया गया है। इस दौरान थ्रिप्स और एफिड जैसे कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। ट्राइकोडर्मा की मदद से कीटों की पहचान कर लेते हैं और जरूरी दवा से कीटों को नष्ट कर दिया जाता है। इस बीच सूखे और पीले पत्तों की छटाई भी करते हैं और टपक पद्धति से रोजाना सिंचाई करते रहें। पौध को पानी के ठहराव से बचाना होगा वरना जड़ों में फफूंद लग सकती है। 9 माह बाद पौधों को जड़ सहित सावधानी के साथ उखाड़ लेंगे। आप देख रहे हैं कि जड़ में गोल कंद निकल आए हैं। इन्हीं कंदों को किसान अपने खेतों में लगाएंगे और केला लिली के फूल प्राप्त करेंगे। इन कंदों को नर्सरी विक्रेता वातानुकूलित कक्ष में 5 दिन तक रखेंगे और फिर किसानों को बेचेंगे। केला लिली की खेती आधुनिक उपकरणों वाले पॉली हाउस में होती है। कंद को वातानुकूलित कक्ष में निकालकर गमलों में लगाएंगे। गमलों में पहले मीडिया भरेंगे जो कोकोपिट और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण होगा। गमलों को ऊपर से 5 सेंटीमीटर खाली रखना है और इस तरह कंदों को गमलों में लगाएंगे, फिर मीडिया से पूरा भर देंगे। कंद रोपने के फौरन बाद सिंचाई कर दी जाएगी। कंद रोपाई के 12 दिनों बाद जब हल्की पौध दिखने लगे तो तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच निश्चित कर दें। पॉली हाउस के अंदर बढ़े तापमान को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक पंखों का इस्तेमाल कर लें। ध्यान रहे कि पॉली हाउस के अंदर हवा की नमी की मात्रा 60 से 70% रहनी चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखें और रोजाना सिंचाई करें। सर्दी के मौसम में सिंचाई की जरूरत कम होगी। केला लिली में कभी भी कीटों का हमला हो सकता है, इसलिए हर 15 दिन पर कीटनाशक छिड़कते रहें। चूंकि ये खाद्य फसल नहीं है, इसलिए रासायनिक कीटनाशक डाल सकते हैं। बीच बीच में सूखे पत्तों को निकालते रहें। पौधों में नमी और पोषक तत्वों की मात्रा को लगातार बनाए रखें। 45 दिन में नन्ही नन्ही कलियां निकलेंगी और बस इन्हीं को तोड़कर बेचना है। गमलों की पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें छेदों वाली थैली में रखेंगे और जड़ के पास रबर बैंड लगा देंगे। अब नालीदार गत्तों से बनाए डब्बों में गमले रखेंगे। पैकिंग के लिए 2 तरह के डब्बे चाहिए। छोटे डब्बों में 3-3 गमले लगाएंगे और बड़े डब्बे में 2 छोटे। इस तरह हर बड़े डब्बे में 6 गमले आएंगे। अब ये फूल तैयार हैं ग्राहक तक पहुंचने के लिए। एक गमले की कीमत 300 रुपए होगी, जबकि कुल लागत 125 से 150 रुपए आती है। इस तरह केला लिली काफी कमाई वाला फूल है। इसका इस्तेमाल समारोह की शोभा बढ़ाने में होता है। दूसरी ओर समारोह में गुलदस्तों की जगह अब गमले सहित फूल भेंट किए जाने लग गए हैं। इसलिए केला लिली की मांग आगे आने वाले समय में और बढ़ सकती है। वैसे भी गमले वाले फूल गुलदस्तों से कहीं ज्यादा देर तक तरोताजा रहते हैं। हमारे देश में फूलों के कारोबार का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार भी फूलों की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। किसानों के लिए इसमें बहुत ज्यादा आय की संभावना है। केला लिली उगाकर भी किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जैसा कि हमारे सेगमेंट का नाम ही है कृषि स्टार्टअप, तो जाहिर तौर पर इसमें हम आपको इन्हीं से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाले हैं। तो फिर आइए आपको भी कुछ ऐसे ही स्टार्टअप्स के बारे में बताते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरित हो सकें और कृषि जगत में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस आयोजन में लगभग 300 स्टार्टअप्स ने सटीक खेती, फसल कटाई और मूल्य संवर्धन समाधानों, संबद्ध खेती, अपशिष्ट से धन, छोटे किसानों के लिए मशीनीकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और कृषि लॉजिस्टिक्स से संबंधित अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया। इस वक्त मैं एक ऐसी स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ आज प्रधानमंत्री जी खुद दौरा करते हुए गदगद हो गए थे और जानते हैं इस स्टॉल पर ऐसा क्या था कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर थी और मंच पर भी यही बता रहे थे कि हमें भारत को कुछ ऐसा बनाना है। जी, जब खुद प्रधानमंत्री जी आपके स्टॉल पर आए, क्या कुछ देखा और क्या कुछ कहा? उन्होंने हमारे इनोवेशंस देखे। तो हमारे 3 मुख्य कार्यक्षेत्र हैं। एक में हम हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को दुनिया तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए एक उपज नाम से ऐप बनाई है। तो किसान को उस पर चाहे मिट्टी की जांच करानी हो या उसको इंश्योरेंस चाहिए या फाइनेंस की सुविधा चाहिए, सारी सुविधाएं एक जगह है। एक दूसरा हमारा कार्यक्षेत्र है जहां हम किसान के लिए केमिकल फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करने के लिए सारे नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं फर्टिलाइज़र्स के, जिसके लिए हमने इंडिया की सबसे बड़ी R&D स्थापित की हुई है जो 8 राज्यों में इस समय फैली हुई है 50 लाख स्क्वायर फीट पे। और तीसरा कार्यक्षेत्र ये है कि जब किसान ये सब उगा ले तो उसकी आय में वृद्धि लाने के लिए उस उत्पाद को हिंदुस्तान से दुनिया तक ले जाना पड़ेगा। तो पहली कोशिश है हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को दुनिया तक ले जाना, दूसरी कोशिश है हिंदुस्तान की साइंस को दुनिया तक ले जाना और तीसरी कोशिश है हिंदुस्तान की तकनीकों को दुनिया तक ले जाना। ऐसी ही कुछ बात प्रधानमंत्री जी ने शायद अपने स्पीच में भी कही, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को सुन के और शायद जब वो आए थे तो उन्हें भी ये चीज़ देख के अच्छा लगा। खुद ये चीज़ें देखी और कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, उन्हें अच्छा लगा। देखिए, हमारी आज की युवाओं को देखिए, एग्री स्टार्टअप के जरिए आप देखिए खेतों से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक बात कैसे पहुंचाना है, कुछ नया कर रहा है। और यहाँ पर देखो, इसी स्टॉल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान को हमें देना है। तो चलिए, और भी बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपको एग्री स्टार्टअप के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही एक और स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ जिस पर प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दौरा करते हुए ये कहा कि अगर ऐसी मशीनरी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचती है तो सोचिए किसान भाइयों के फलों में और उनकी फसलों में 20 से 30% की बचत हो सकती है। नितिन से जानते हैं कि नितिन जी, आप बताइए कि इस मशीनरी के बारे में और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा जब वो आपकी स्टॉल पर आए। तो ये एक ग्रेडिंग मशीन है जो कि फलों को कलर, साइज, शेप, एक्सटर्नल क्वालिटी और इंटरनल क्वालिटी, जैसे कि उसकी स्वीटनेस कितनी है, उसके हिसाब से ग्रेडिंग कर सकती है। और उस ग्रेडिंग से जो फ़ायदा बीच के ट्रेडर्स या फिर और कोई वैल्यू चेन में लोग ले रहे थे, वो फ़ायदा डायरेक्टली फार्मर्स को जा सकता है। जब आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी स्टॉल पर आए और उन्होंने इस बारे में जाना तो ऑफकोर्स वो बहुत खुश हुए और वो टेक्नोलॉजी को लेकर वो हमेशा से ही बड़े एंथुसियास्टिक रहते हैं। तो उन्होंने हमसे टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें पूछी कि क्या हो सकता है। और एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे ये बताई कि क्यों ना ये मशीनरी अगर किसानों तक गाँवों में जाती है तो
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसान ही इसको खरीदे, कुछ ऐसे बेरोज़गार लोग भी हो सकते हैं जो कि इसको खरीदे और वो फार्मर्स को सर्विस दे। फार्मर्स का भी फ़ायदा हो जाएगा और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी। बड़ा एक अच्छा सुझाव उनका हमें लगा ये। कैसा लगा जब प्रधानमंत्री जी खुद आपके स्टॉल पर आए और चर्चा की? और ये एक बार में तो अपने बारे में ये ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री खुद आएंगे, और उन्होंने बहुत समय बिताया और उनका जो करिश्मा है, जब वो आते हैं, जब वो बात करते हैं तो इतना प्योर होता है कि ऐसा लगता है कि वो सच में वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे अंदर भी डेडिकेशन उतनी ही बढ़ जाती है कि अपने जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम 100% एंथुसियाज्म से करें। जी, तो नितिन जी के स्टॉल पर जब प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा कि उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो 100% कुछ नहीं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और कहा कि आपने जो मशीनरी बनाई है, अगर हम विदेशों से लेते हैं तो ये करोड़ों की इनकम से खरीदी जाती है, लेकिन आपने 20 से 25 लाख, और ये मशीनरी अगर किसान खरीदते हैं तो सिर्फ किसानों को फायदा नहीं, वहाँ बेरोजगार लोगों को भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। तो ये था किसान भाइयों बहनों हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे
किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जी हां, इससे लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। अगर आप इसके बारे में अभी भी जागरूक नहीं हैं, तो आइए आपको जागरूक करते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक बात और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है krushidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।